हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम 7th क्लास हिंदी एनसीईआरटी के पाठ 3 हिमालय की बेटियां के प्रश्न उत्तर को समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे लेख से का प्रश्न 1। प्रश्न 1 में हमसे कहा गया है, नदियों को मां मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं। यानी कि लेखक ने नदियों को मां के अलावा और किन रूपों में देखा है। तो इसका उत्तर है, नदियों को मां स्वरूप तो माना ही गया है, लेकिन लेखक नागार्जुन ने उन्हें बेटियों, प्रेयसी व बहन के रूप में भी देखा है। प्रश्न 2 है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं। इसका उत्तर है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख और बड़ी नदियां हैं। इन दो नदियों के बीच से अन्य छोटी बड़ी नदियां बहती हैं। ये नदियां दयालु हिमालय के पिघले दिल की एक एक बूंद इकट्ठा होकर बनी हैं। ये नदियां सुंदर एवं लुभावनी लगती है। प्रश्न 3 है, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है। इसका उत्तर है, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा क्योंकि नदियां अपने अमृत रूपी जल से मनुष्य, पशु पक्षी तथा अन्य जीवों की प्यास बुझाती है। नदियों के जल से खेतों की सिंचाई करके नाना प्रकार की फसलें पैदा की जाती हैं। इस प्रकार परोक्ष रूप में नदियां हमारे पोषण का साधन हैं। भारतीय संस्कृति में नदियां कल्याणकारी मानी गई हैं। प्रश्न 4 है, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है। इसका उत्तर है, हिमालय की यात्रा में लेखक ने हिमालय से निकलने वाली अल्हड़ बालिका जैसी नदियों, वहां पर पाए जाने वाले देवदार, चीर, सरो, चिनार, सफेदा, कैल के जंगलों तथा अद्भुत हिमालय की प्रशंसा की है। अब हम देखेंगे लेख से आगे के प्रश्न। इसमें प्रश्न 1 और प्रश्न 2 आपको स्वयं करना है, आपको खुद करना है। प्रश्न 3 है, यह लेख 1947 में लिखा गया था, तब से हिमालय से निकलने वाली नदियों में क्या क्या बदलाव आए हैं। इसका उत्तर है, तब से हिमालय से निकलने वाली इन नदियों में अनेक परिवर्तन आए हैं। मानव की बढ़ती स्वार्थ प्रवृत्ति तथा उसकी बढ़ती आवश्यकताओं के कारण सभी नदियों में प्रदूषण का स्तर, यहाँ पर स्तर आएगा, स्तर बहुत बढ़ गया है। ये जो लाइन है थोड़ी सी कटी हुई है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। आज इन नदियों का प्रदूषित पानी पीने से हर बीमारी का होना संभव है। इससे नदियों के प्रति हमारी धार्मिक आस्था भी प्रभावित हुई है। इसके अलावा कुछ नदियों के मार्ग में भी बदलाव आया है। प्रश्न 4 है, अपने संस्कृत शिक्षक से पूछिए कि कालिदास ने हिमालय को देवात्मा क्यों कहा है। तो इसका उत्तर है, हिमालय पर्वत पर देवताओं का वास माना जाता है। ऋषि मुनि यह तपस्या करते हैं, इसलिए कालिदास ने हिमालय को देवात्मा कहा। अब हम देखेंगे अनुमान और कल्पना। प्रश्न 1 है, लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों को ममता भरी आंखों से देखते हुए उन्हें हिमालय की बेटियां कहा है। आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे। नदियों की सुरक्षा के लिए कौन कौन से कार्य हो रहे हैं, जानकारी प्राप्त करें
और अपना सुझाव दें। इसका उत्तर है, लेखक ने नदियों को हिमालय की बेटियां कहा है क्योंकि वह नदियों का उद्गम स्थल है, क्योंकि वहीं से नदियां निकलती हैं। पर हम उन्हें मां समान ही कहना चाहेंगे क्योंकि वे हमें तथा धरती को जल प्रदान करती हैं। हमारी प्यास बुझाने के साथ साथ खेतों की भी प्यास बुझाती हैं। एक सच्चे मां एवं मित्र के रूप में नदियां हमारी सदैव हितैषी रही हैं और उन्होंने भलाई की है। नदियों की सुरक्षा के लिए सरकार प्रयास तो कर रही है, पर वे अपर्याप्त हैं। उनमें दिखावा अधिक है, वास्तविकता कम है। अभी तक उनमें गिरने वाले कारखाने के कचरे को रोका नहीं जा सका है। फिर भी नदियों की सुरक्षा के लिए हमारे देश में कई योजनाएं बनाई जाती रही हैं जो निम्न हैं। नदियों के जल को प्रदूषण से बचाना, जल का कटाव रोकना, नदियों की सफाई की उचित व्यवस्था करना आदि है। परंतु आज इस बात की आवश्यकता है कि शीघ्रता से इन योजनाओं को लागू कर दिया जाए। नदियों के सफाई की उचित व्यवस्था की जाए, उनमें कचरे फेंकने पर रोक लगाई जाए। प्रश्न 2 है, नदियों से होने वाले लाभों के विषय में चर्चा कीजिए और इस विषय पर 20 पंक्तियों का एक निबंध लिखिए। इसका उत्तर है, नदियां जीवन का आधार हैं। नदियां हमें अमृत तुल्य जल प्रदान करती हैं, जिसे पीकर जीव जंतु, पशु पक्षी और हम सब अपनी प्यास बुझाते हैं। प्राणी मात्र की प्यास बुझाने के अतिरिक्त नदियां धरती को उपजाऊ बनाती हैं, आवागमन का साधन है। इन पर बांध बनाकर बिजली उत्पन्न की जाती है। हमारे अधिकतर तीर्थ स्थल भी नदियों के किनारे बसे हैं। नदियों से हमें धरती हेतु उपजाऊ पदार्थ प्राप्त होते हैं। ये वनों को सींचती हैं, वर्षा लाने में सहायक होती हैं। अनगिनत जीव इनसे जीवन पाते हैं। नदियों के किनारे गांवों का बसेरा पाया जाता है। गांव के लोग अपनी छोटी बड़ी सभी आवश्यकताएं जैसे सिंचाई करने, पानी पीने, कपड़े धोने, नहाने, जानवरों हेतु नदियों का जल ही प्रयोग करते हैं। अंत में यही कहा जा सकता है कि नदियां हमारी संस्कृति की पहचान हैं। इन्हें दूषित नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारा जीवन इन्हीं पर निर्भर है। अब हम देखेंगे भाषा की बात का प्रश्न 1। प्रश्न 1 में हमसे कहा गया है, अपनी बात कहते हुए लेखक ने अनेक समानताएं प्रस्तुत की हैं। ऐसी तुलना से अर्थ अधिक स्पष्ट एवं सुंदर बन जाता है। उदाहरण, संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। अन्य पाठों से ऐसे 5 तुलनात्मक प्रयोग निकालकर कक्षा में सुनाइए और उन सुंदर प्रयोगों को कॉपी में भी लिखिए। इसके उत्तर में सबसे पहले हम लिखेंगे, सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। दूसरा, बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। तीसरा, लाल की बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं। चौथा, रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किरण की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवारों में मकड़ी के जाल के समान एक जाला बुन देती है। पांचवा, बस्ते से आंवले जैसे कंचे निकालते हुए उसने कहा, बुरे कंचे हैं ना।
प्रश्न 2 है, निर्जीव वस्तुओं को मानव संबंधी नाम देने से निर्जीव वस्तुएं भी मानो जीवित हो उठती हैं। लेखक ने इस पाठ में कई स्थानों पर ऐसे प्रयोग किए हैं, जैसे परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। पाठ से इसी तरह के और उदाहरण ढूंढिए। यहाँ पर ये ढूंढिए है। इसका उत्तर है पाठ से अन्य उदाहरण संभ्रात महिला की भांति प्रतीत होती थी। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर हंसते जाना, इनकी भावभंगी, यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं को रूप, पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका मन अतृप्त ही है तो कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। प्रश्न 3 है, पिछली कक्षा में आप विशेषण और उसके भेदों से परिचय प्राप्त कर चुके हैं। नीचे दिए गए विशेषण और विशेष्य यानी कि संज्ञा का मिलान कीजिए। अब यहाँ पर हम विशेषण और विशेष्य का मिलान करेंगे। तो सबसे पहले है संभ्रांत। संभ्रांत के साथ महिला। चंचल, चंचल के साथ नदियाँ। उसके बाद है समतल। समतल के साथ आंगन, क्योंकि आंगन समतल होता है। घना, घना के साथ जंगल, क्योंकि जंगल घना होता है। और मूसलाधार के साथ वर्षा, ये हमें पहले ही दिया गया है। प्रश्न 4 है, द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। इस समास में और शब्द का लोप हो जाता है। जैसे राजा रानी द्वंद्व समास है, जिसका अर्थ है राजा और रानी। पाठ में कई स्थानों पर द्वंद्व समासों का प्रयोग किया गया है। इन्हें खोजकर वर्णमाला क्रम शब्दकोश शैली में लिखिए। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे छोटी बड़ी, यानी कि छोटी और बड़ी, दुबली पतली, नंग धड़ंग, भावभंगी, माँ बाप। प्रश्न 5, नदी को उल्टा लिखने से दीन होता है, जिसका अर्थ होता है गरीब। आप भी 5 ऐसे शब्द लिखिए जिसे उल्टा लिखने पर सार्थक शब्द बन जाए। प्रत्येक शब्द के आगे संज्ञा का नाम भी लिखिए। जैसे नदी, दीन, भाववाचक संज्ञा। इसका उत्तर है रात, तार, जाता, ताजा, भला, लाभ, राही, हीरा, नव, वन, नमी, मीन, नशा, शान, लाल, लला। प्रश्न 6 है, समय के साथ भाषा बदलती है, शब्द बदलते हैं और उनके रूप बदलते हैं। जैसे बेतवा नदी के नाम का दूसरा रूप वेत्रवती है। नीचे दिए गए शब्दों में से ढूंढकर इन नामों के अन्य रूप लिखिए। सतलुज, रोपड़, झेलम, चिनाब, अजमेर, बनारस। सतलुज शत्रदुम, रोपड़ रूपपुर, झेलम वितस्ता, चिनाब विपाशा, अजमेर अजयमेरू, बनारस वाराणसी। यानी कि बनारस को वाराणसी भी कहा जाता है, अजमेर को अजयमेरू भी कहा जाता है। प्रश्न 7, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। उपयुक्त पंक्ति में ही के प्रयोग की ओर ध्यान दीजिए। ही वाला वाक्य नकारात्मक अर्थ दे रहा है, इसलिए
ही वाले वाक्य में कही गई बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं, उनके ख्याल में शायद यह बात न आ सके। इस प्रकार नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य कई बार नहीं के अर्थ में इस्तेमाल नहीं होते हैं, जैसे महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता। दोनों प्रकार के वाक्यों के समान 3-3 उदाहरण दीजिए और इस दृष्टि से उनका विश्लेषण कीजिए। तो इसके उत्तर में हमने ये वाक्य लिखा है, बापू को कौन नहीं जानता। इसे हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, हर कोई बापू को जानता है। उन्हें शायद ही इस घटना की जानकारी ना हो। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, शायद उन्हें घटना की जानकारी ना हो। वह शायद ही तुम्हें देख सके। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, शायद वह तुम्हें न देख सके। वे लोग शायद ही उधर खेलें। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, वे लोग शायद इधर न खेले। यहां पर ये इधर है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।